हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BECE2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यूज एंड सिनेरियोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, हाईलाइट द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950। डू यू थिंक सच अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 1950 के बाद से इंडियन इकोनॉमी में क्या बड़े और लॉन्ग टर्म बदलाव आए हैं। आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स के चेंजेस, पॉलिसीज और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स के बारे में लिखना है। फिर बताना है कि क्या ये ग्रोथ पैटर्न फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर में आने वाले बड़े और परमानेंट बदलाव, जैसे कि जीडीपी का सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न और ट्रेड पॉलिसी। 1950 के बाद इंडिया ने एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी का सफर तय किया है। ये बदलाव प्लानिंग, लिबरलाइजेशन और पॉपुलेशन डायनामिक्स की वजह से हुआ है। इस आंसर में हम इन बदलावों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। मेन बॉडी 1, जीडीपी का सेक्टरल कॉम्पोजिशन में बदलाव। 1950 में एग्रीकल्चर जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा था। आज ये 20% से भी कम हो गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 1960 to 80 के बीच में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, पब्लिक सेक्टर की मदद से। 1991 के बाद सर्विस सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और आज जीडीपी का 55% से ज्यादा हिस्सा ये सेक्टर देता है। लेकिन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग फेज को स्किप किया है, जो एक कंसर्न भी है। 2, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में बदलाव। पहले मेजॉरिटी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में थी, अराउंड 70%। आज भी लगभग 40% लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। अर्बन एरियाज में सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स बन गया है। इनफॉर्मल जॉब्स और गिग इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी की कमी है। 3, इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन। 1991 के पहले इकोनॉमी प्रोटेक्टेड थी, लाइसेंस राज और पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड था। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर ने बूम किया, एफडीआई आया और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ गया, खासकर आईटी और बीपीओ के फील्ड में। जीएसटी, डिजिटल पेमेंट्स जैसे रिफॉर्म्स भी स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज लाए हैं। 4, डेमोग्राफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ के बावजूद यंग वर्कफोर्स के रूप में डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है। लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, टेलीकॉम और बैंकिंग में सुधार हुआ है। जान धन योजना जैसे स्टेप्स ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट दिया है। कंक्लूजन। 1950 के बाद इंडियन इकोनॉमी में काफी बड़े बदलाव आए हैं, एग्रीकल्चर से सर्विसेज की तरफ शिफ्ट, पॉलिसी रिफॉर्म्स और अर्बनाइजेशन। लेकिन जॉबलेस ग्रोथ, इनइक्वालिटी और सर्विसेज पे ज्यादा निर्भर रहना कुछ चैलेंजेस है। अगर बैलेंस्ड डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग और इंक्लूसिव पॉलिसीज लाए जाएं, तो यह ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बन सकती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. What is meant by fiscal federalism? How is it practiced in India? What role is played by Finance Commission in regard? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब बताना है, ये इंडिया में कैसे काम करता है और फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर में एग्जाम्पल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस भी इंक्लूड करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। इंडिया में ये सिस्टम इंश्योर करता है कि दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, अपने काम के लिए फंड्स और रिसोर्सेस प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस सिस्टम को क्लियरली डिफाइन करता है और फाइनेंस कमीशन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन बॉडी। 1, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब और फीचर्स।
फिस्कल फेडरलिज्म में ये तय होता है कि कौन कौन से टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करेगा और कौन कौन से स्टेट्स। 3 मेन पार्ट्स होते हैं। रेवेन्यू असाइनमेंट, कौन से टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा। एक्सपेंडिचर असाइनमेंट, किस लेवल कौन से काम करेगा। ट्रांसफर्स, पैसा सेंटर से स्टेट्स को कैसे दिया जाएगा। एग्जाम्पल, सेंटर इनकम टैक्स और जीएसटी शेड कलेक्ट करता है, जबकि स्टेट्स अल्कोहल एक्साइज और लैंड रेवेन्यू लेते हैं। 2. इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया एक क्वाजी फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, जिसमें सेंटर स्ट्रांग है लेकिन स्टेट्स को भी फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं। 7th शेड्यूल में क्लियरली लिखा है कि कौन क्या टैक्स करेगा। आर्टिकल 280 के थ्रू हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के रूल्स बताता है। वर्टिकल इम्बैलेंस, जिसमें सेंटर के पास ज्यादा पैसा होता है, उससे टैकल करने के लिए टैक्स शेयरिंग और ग्रांट्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, जीएसटी सिस्टम एक बड़ा रिफॉर्म है जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट है थ्रू जीएसटी काउंसिल। 3. फाइनेंस कमीशन का रोल। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंडर बनती है। यह रेकमेंड करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स शेयरिंग का रेशो, स्टेट्स के बीच पैसा कैसे डिवाइड होगा, ग्रांट्स इन एड किस बेसिस पे दिए जाएंगे, लोकल बॉडीज पंचायत म्युनिसिपैलिटी को फंड्स कैसे मिले। एग्जाम्पल, 15 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि 41% सेंट्रल टैक्सेस स्टेट्स को दिए जाएं। 4. चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। कुछ स्टेट्स को कम फंड मिलते हैं जिससे रीजनल इम्बैलेंस होता है। जीएसटी कंपनसेशन में डिलेज और स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी कम होने लगी है। वे फॉरवर्ड, स्टेट्स को अपनी इनकम बढ़ाने की कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, फंड्स का टाइम पर और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो, जैसे कि नीति आयोग के थ्रू। कंक्लूजन, इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल बैलेंस बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे एंश्योर होता है कि रिसोर्सेज सबको फेयरली मिले और डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो। फाइनेंस कमीशन सिस्टम को स्ट्रांग और फेयर बनाता है। एक डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया में कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Elaborate the concept of balance of payments, BOP. How is it that the BOP of a country is always in balance? In this context, examine the role of foreign exchange reserves. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना है। फिर ये बताना है कि अकाउंटिंग के टर्म्स में ये हमेशा बैलेंस कैसे रहता है। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस बैलेंस को मेंटेन करने में क्या रोल प्ले करते हैं, ये भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी एक डिटेल रिकॉर्ड होता है जो बताता है कि किसी कंट्री ने एक स्पेसिफिक टाइम में दुनिया के साथ क्या क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किए। इसमें एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट और मनी ट्रांसफर सब कुछ आता है। चाहे डेफिसिट हो या सरप्लस, बीओपी हमेशा अकाउंटिंग टर्म्स में बैलेंस रहता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस इम्बैलेंस को मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेन बॉडी। 1. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मेन अकाउंट्स। बीओपी के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। करंट अकाउंट, इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड होता है। रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट और गिफ्ट्स जैसे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी यही आते हैं। अगर ये अकाउंट डेफिसिट में हो तो इसका मतलब कंट्री ज्यादा खर्च कर रही है बाहर के माल पर। कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल ट्रांसफर्स और स्पेशल एसेट्स जैसे पेटेंट्स का रिकॉर्ड होता है। ये यूजुअली छोटी वैल्यू का अकाउंट होता है। फाइनेंशियल अकाउंट, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई, एफपीआई और बोरोइंग्स का रिकॉर्ड होता है। इस अकाउंट से करंट अकाउंट का डेफिसिट सरप्लस बैलेंस होता है। 2. बीओपी हमेशा बैलेंस में क्यों रहता है? बीओपी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। हर ट्रांजैक्शन एक बार क्रेडिट और एक बार डेबिट के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर इंडिया $10 मिलियन का मशीनरी इंपोर्ट करता है तो वो करंट अकाउंट में डेबिट होगा और पेमेंट डॉलर आउटफ्लो फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट। इस तरह एक अकाउंट का डेफिसिट दूसरे अकाउंट के सरप्लस से मैच होता है, इसलिए ओवरऑल बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है। 3. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का रोल। जब बीओपी डेफिसिट होता है तब आरबीआई अपने पास के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जैसे डॉलर्स को उस करके पेमेंट करता है।
रिजर्व बैंक डॉलर्स बेचता है ताकि रूपी की वैल्यू गिरने ना पाए। अगर सरप्लस हो तो आरबीआई डॉलर्स खरीदता है ताकि रूपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। फॉरेक्स रिजर्व्स इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस बनाए रखने, करेंसी को स्टेबल रखने और एक्सटर्नल शॉक से बचने में काम आते हैं। 4. इंडिया का बीओपी मैनेजमेंट। 1991 में इंडिया का बीओपी क्राइसिस इतना सीरियस था कि सोने को गिरवी रखकर इमरजेंसी लोन लेना पड़ा। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए और फॉरेक्स रिजर्व्स को बिल्ड किया गया। आज इंडिया के पास $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व्स है। आरबीआई एक्टिवली मार्केट में इंटरवीन करता है ताकि बीओपी और रूपी वैल्यू स्टेबल रहे। कंक्लूजन, बीओपी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि एक कंट्री का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ क्या फाइनेंशियल रिलेशन है। चाहे डेफिसिट हो या सरप्लस, अकाउंटिंग सिस्टम के वजह से ये हमेशा बैलेंस में रहता है। लेकिन रियल इम्बैलेंस को हैंडल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत क्रूशियल होते हैं। अच्छे बीओपी मैनेजमेंट से कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी दोनों बनाए रखी जा सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Distinguish between the terms disguised unemployment and open unemployment. Also suggest policy initiatives to generate more employment opportunities in the economy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिस्गाइज्ड और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस समझाना है। दोनों ही टाइप्स काफी कॉमन है डेवलपमेंट देशों में जैसे इंडिया। इसके बाद हमें कुछ पॉलिसी सजेस्ट करनी है जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता। 2 मेजर टाइप्स होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही भारत जैसे देशों में, खासकर रूरल और इनफॉर्मल एरियाज में, काफी ज्यादा देखे जाते हैं। इस आंसर में हम इनका मतलब समझेंगे, अंतर देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेप्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं और अगर कुछ लोग हटा दिए जाएं तब भी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये मोस्टली खेती और छोटी फैमिली बिजनेसेस में होता है। एग्जाम्पल, एक छोटी खेत में 6 लोग काम कर रहे हैं, जबकि काम सिर्फ 3 काफी है। बचे हुए लोग काम 2 कर रहे हैं, पर प्रोडक्टिविटी 0 है। मेन फीचर्स। छुपा हुआ होता है, डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। 0 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ज्यादा रूरल और एग्रीकल्चरल एरियाज में होता है। 2. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जब लोग एक्टिवली काम ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, यूज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये क्लियरली दिखाई देता है और डाटा में रिकॉर्ड भी होता है। मेन फीचर्स। इजीली विजिबल और मेजरेबल। एजुकेटेड यूथ में ज्यादा होता है। इंडस्ट्रीज और स्किल मैच का इशू होता है। एग्जाम्पल, एक ग्रेजुएट जो नौकरी ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रही, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। 3. एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के पॉलिसी सजेशंस। दोनों टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए कुछ इफेक्टिव पॉलिसी एक्शंस जरूरी है। रूरल इंडस्ट्रीज का विकास। छोटी और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो जो रूरल एरिया में लोगों को काम दे सकती है। एग्जाम्पल, हैंडलूम, एग्रो प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट्स। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यूथ को मार्केट के हिसाब से स्किल सिखाएं। एग्जाम्पल, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स। खेती के अलावा पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज जैसे एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन हो। इरिगेशन और लोन फैसिलिटीज इंप्रूव हो। MSME और स्टार्टअप्स को सपोर्ट। छोटी कंपनीज और नए बिजनेसेस को फाइनेंशियल और पॉलिसी सपोर्ट दो। ये सेक्टर काफी लेबर इंटेंसिव होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। MG नरेगा जैसे स्कीम्स को और स्ट्रांग बनाओ जिससे रूरल एरिया में काम मिले। अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाके जॉब्स क्रिएट करो। कंक्लूजन, डिस्गाइज्ड और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही देश के लिए बड़ी समस्या है। एक तरफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, दूसरी तरफ विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को इम्पैक्ट करता है। स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप्स और रूरल डेवलपमेंट जैसे स्टेप्स से इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। जॉब क्रिएशन से इनकम बढ़ेगी और गरीबी कम होगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. A.
How is the export promotion approach to development different from the import substitution approach? Explain. B. Which model of growth was followed by India in the early stages of economic planning? Outline. Question explanation. यह क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के बीच का अंतर समझाना है। दूसरे पार्ट में बताना है कि इंडिया ने प्लानिंग के शुरू में कौन सा मॉडल अपनाया था और उसका बेसिक आउटलाइन देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दो अलग अलग डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में देश अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में बेचकर डेवलपमेंट करता है, जबकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में देश अपने अंदर ही वो चीजें बनाता है जो पहले इंपोर्ट होती थी। भारत ने इंडिपेंडेंस के बाद एक स्पेसिफिक ग्रोथ मॉडल, महालानोबिस मॉडल, अडॉप्ट किया था जो सोशलिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। मेन बॉडी। 1. एक्सपोर्ट प्रमोशन अप्रोच। डेफिनेशन। इस अप्रोच में देश एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज बनाता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज कमा सके। ऑब्जेक्टिव्स। फॉरेन एक्सचेंज कमाना, देसी इंडस्ट्रीज की कंपेटिटिवनेस बढ़ाना, ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ना। फीचर्स। फ्री ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट का सपोर्ट जैसे सब्सिडीज और टैक्स रिलीफ। SEZ जैसे जोन्स बनाए जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए। एग्जाम्पल्स। साउथ कोरिया और सिंगापुर ने 1960-70 में इस मॉडल को फॉलो करके तेजी से ग्रोथ की। 2. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। डेफिनेशन। इस स्ट्रैटेजी में देश अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करता है ताकि इंपोर्टेड गुड्स की जगह लोकल प्रोडक्ट्स यूज हो सकें। ऑब्जेक्टिव्स। अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, अपनी इकोनॉमी को बचाना, सेल्फ रिलायंस हासिल करना। फीचर्स। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस। एग्जाम्पल्स। इंडिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने 1950-70 में ये मॉडल अडॉप्ट किया। क्रिटिसिज्म। यह मॉडल इंडस्ट्रियल बेस तो बनाता है, लेकिन कंपटीशन की कमी और लो क्वालिटी प्रोडक्शन जैसे इश्यूज भी आते हैं। 4. मॉडल ऑफ ग्रोथ इन अर्ली इंडियन प्लानिंग। महालानोबिस मॉडल, दूसरी 5-year प्लान। स्टैटिस्टिशियन PC महालानोबिस ने 1955 में ये मॉडल दिया था। कैपिटल गुड्स और हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस, लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस का गोल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्लोजली कनेक्टेड था। की फीचर्स। पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी, एग्रीकल्चर को कम इंपॉर्टेंस, सेंट्रल प्लानिंग और स्टेट कंट्रोल। इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग बना, लेकिन एग्रीकल्चर और पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी में दिक्कत आई। कंक्लूजन। एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दो अलग नजरिए हैं डेवलपमेंट के लिए। एक ग्लोबल मार्केट से जुड़ता है, दूसरा देश के अंदर सेल्फ रिलायंस बनाता है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद महालानोबिस मॉडल को अपनाया, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस था। इसने इंडस्ट्री का बेस तो दिया, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी लाए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6. मेक एन असेसमेंट ऑफ द मेजर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब समझाना है और बताना है कि इंडिया को कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो अपने जवान पॉपुलेशन का पूरा फायदा उठा सके। फोकस एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और हेल्थ पर होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जब किसी देश की काम करने वाली आबादी 15 to 64 साल डिपेंडेंट लोगों से ज्यादा हो जाती है, तो उस समय इकोनॉमी को ग्रोथ का बड़ा मौका मिलता है। इंडिया के पास एक जवान पॉपुलेशन का एडवांटेज है, लेकिन अगर सही प्लानिंग और स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये डिविडेंड एक बर्डन भी बन सकता है। मेन बॉडी। 1. एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में निवेश। एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बनाने के लिए सबसे जरूरी है क्वालिटी एजुकेशन और इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स। स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना होगा और वोकेशनल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल स्किल्स पर फोकस बढ़ाना होगा। स्किल इंडिया, PMKVY जैसे प्रोग्राम्स यूथ को एम्प्लॉयबल बनाने में मदद करते हैं। साउथ कोरिया ने एजुकेशन में इन्वेस्ट करके अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड काफी अच्छे से यूटिलाइज किया था। 2. रोजगार के मौके बनाना। जब पॉपुलेशन जवान हो तो सबसे बड़ी नीड होती है जॉब्स क्रिएट करना। मैन्युफैक्चरिंग, MSME, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और नए सेक्टर्स जैसे ग्रीन इकोनॉमी और गिग इकोनॉमी में जॉब्स बनाए जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा। स्टार्टअप इंडिया,
मुद्रा योजना जैसे स्कीम्स से यूथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में काम आते हैं। 3. स्वास्थ्य और पोषण में सुधार। हेल्दी वर्कफोर्स प्रोडक्टिव होती है, इसलिए हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, मेंटल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फोकस करना होगा। आयुष्मान भारत और पोषण अभियान जैसे प्रोग्राम्स लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल बनाने में मदद करते हैं। अगर हेल्थ नहीं अच्छी है तो एजुकेशन और स्किल्स भी काम नहीं आएंगे। 4. सरकारी नीति और गवर्नेंस को मजबूत बनाना। अच्छी गवर्नेंस इंश्योर करती है कि स्कीम्स और बेनिफिट्स सच में यूथ तक पहुंच रहे हैं। लेबर रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस यूथ के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। हर स्टेट में डेमोग्राफिक स्टेज अलग है, इसलिए पॉलिसीज को रीजन स्पेसिफिक भी बनाना होगा। सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। कंक्लूजन, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक गोल्डन चांस है, लेकिन इससे यूटिलाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और यूथ सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर हम टाइमली स्टेप्स नहीं लेते तो बेरोजगारी और सोशल इश्यूज बढ़ सकते हैं। यूथ में इन्वेस्टमेंट हाई हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।